गर्मी में ऊपर सब्जी की खेती, नीचे 5 कमरों का ठंडा ससुराल। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात निकलने का वक्त हो गया। क्या सारा समय सजावट और बातों में ही निकाल दोगे? अरे शांति, इतना क्यों घबरा रही हो? सब काम समय पर हो जाएगा। पहली बार बेटा घोड़ी चढ़ रहा है तो माँ का दिल तो थोड़ा उतावला होगा ही किरण। तभी अजीत कमरे से बाहर निकलता है। उसने सुनहरे रंग की शेरवानी और सिर पर साफा बांधा हुआ है। उसके पीछे उसका छोटा भाई सुमित और बहन किरण भी हंसते हुए आते हैं। अरे माँ, जरा देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। नजर ना लगे मेरे बेटे को, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रहा है। माँ, आज तो मैं जमकर नाचूंगा, बड़े भैया की शादी जो है। भैया मुझे तो लग रहा है कि भैया की शादी की सबसे ज्यादा खुशी आपको ही हो रही है। आप तो सुबह से ही नाचने की प्रैक्टिस कर रहे हो। खुशी होगी ना किरण, आखिर भाभी तो मेरी भी आ रही हैं। आप भूल रहे हो सुमित भैया, भाभी आ रही है आपकी भी और मेरी भी। आप देख लेना भैया, मैं तो भाभी को अपनी बातों से ऐसा पटा के रखूंगी कि वो आपके पास भटकेंगी भी नहीं। अरे तुम लोग यहाँ भी लड़ते ही रहोगे क्या? बारात निकलने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम दोनों अपनी ही पंचायत में लगे हो। चलो अब जल्दी से बाहर निकलो और बारात की तैयारी करो। बारात घर से निकलने ही वाली होती है कि अचानक सुमित के मोबाइल की घंटी बजती है। वो फोन उठाकर कुछ देर बात करता है और उसका चेहरा तनावपूर्ण हो जाता है। वो अपनी माँ के पास आकर, माँ आप लोग चलिए, मैं बस थोड़ा पीछे से आता हूँ। अरे सुमित, इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? बारात दरवाजे पर खड़ी है और तू दोस्त की बात कर रहा है। कोई बात नहीं माँ, उसे जाने दो। सुमित जिम्मेदार है, जरूर कोई जरूरी काम होगा। सुमित तू जल्दी पहुंच जाना भाई। सुमित चला जाता है। बारात धूमधाम से दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचती है। ढोल बज रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है। वरमाला का समय आता है। अजीत स्टेज पर खड़ा है और बार बार भीड़ में सुमित को ढूंढ रहा है। माँ, छोटा अभी तक नहीं आया क्या? वरमाला शुरू होने वाली और उसका कुछ पता नहीं है। पता नहीं बेटा कहाँ फंस गया वो। मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ पर उसका फोन भी नहीं लग रहा है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। अजीत और करिश्मा की शादी संपन्न होती है। विदाई का समय आता है और बारात वापस अपने गांव पहुंचती है। घर के बाहर करिश्मा के गृह प्रवेश की तैयारी हो रही है। किरण, आरती की थाली सजा ले। देखो हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। आज मेरा घर खुशियों से भर गया है। जैसे ही शांति आरती की थाली लेकर करिश्मा की आरती उतारने के लिए हाथ उठाती है, तभी अचानक एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से सुमित उतरता है और उसके साथ एक लड़की दुल्हन के जोड़े में है। सुमित बेटा, ये तेरे साथ ये कौन लड़की है? तू बारात छोड़कर कहाँ चला गया था और ये दुल्हन के कपड़ों में क्यों है? ये सब क्या हो रहा है? माँ, मेरा दोस्त है ना जो रोहित, उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए मैं अचानक चला गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। क्या रोहित नहीं रहा? पर इस लड़की का उससे क्या लेना देना है? सुमित, तूने हमें बिना बताए ये कदम क्या उठा लिया है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, रोहित की मौत के बाद उसकी ये बहन बिल्कुल अकेली रह गई थी। मरने से पहले सुमित ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं इसे उस हालत में अकेला कैसे छोड़ता, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। शादी? तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? सुमित, तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? आज तेरे बड़े भाई की खुशियों का दिन था और तूने ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया? माँ, मजबूरी ही ऐसी थी, मैं क्या करता। अगर मैं इसे वहां छोड़ आता तो लोग इसे जीने नहीं देते। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ, वो ठीक तो कह रहा है। सुमित ने जो किया वो इंसानियत के नाते किया है और फिर वैसे भी हमें तो छोटे की शादी करनी ही थी। कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसे कर ली, इसे स्वीकार कर लीजिए माँ। हाँ शांति, बेटा सही कह रहा है। जो हुआ सो हुआ। अब इस लड़की को हम घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते। तुम दोनों बहुओं का साथ में गृह प्रवेश करवाओ। इस खुशी के मौके पर दुखी मत हो। ठीक है, जब किस्मत को यही मंजूर था तो मैं क्या करूं? किरण, एक और कलश लेकर आ। आज एक नहीं, 2-2 बहुएं इस घर में आएंगी। ऐसा कहकर शांति अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद किरण अपनी दोनों भाभियों से, आइए बड़ी भाभी और छोटी भाभी, आप अंदर आइए। मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखाती हूँ। आज तो सच में घर में खुशियों का धमाका हो गया। किरण दोनों जोड़ों को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें उनके अलग अलग कमरों में छोड़ देती है। घर मिट्टी का है और छोटा है और छत कच्ची है, जिससे गर्मी का एहसास साफ हो रहा है। अजीत अपनी पत्नी से, देखो हमारा घर थोड़ा छोटा है और छत नीची होने की वजह से बहुत गर्म है। तुम इन भारी कपड़ों और गहनों में बहुत दिक्कत हो रही होगी ना? हाँ गर्मी तो लग रही है, पर कोई बात नहीं, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर थोड़ा हल्का महसूस होगा। करिश्मा वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और बेड पर बैठ जाती है। तब अजीत कहता है, तुम्हें पता है रात को तो फिर भी थोड़ी ठंडक होती है क्योंकि खिड़की से हवा आती है, लेकिन हम कड़कती धूप में जब खेत में काम करने जाते हैं तो वहां बहुत गर्मी होती है और हमें बहुत दिक्कत होती है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मेरे पिता भी किसान हैं और मैं जानती हूँ कि मेहनत क्या होती है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि किसानों के लिए तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। तुम किसी मुसीबत में मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी ना?
अगर कभी हालात और भी खराब हो गए तो क्या तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? मैंने आपके साथ जीवन बिताने का फैसला किया। जो भी कुछ होगा हम मिलकर उन चीजों का सामना करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। छोटी बहू शीतल ने अपना भारी लहंगा उतार कर फेंक दिया है और वो पंखे के नीचे खड़ी होकर पसीना पोंछ रही है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट है। ओफो, मुझे नाइट ड्रेस पहनने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। यहाँ का पंखा तो हवा कम और शोर ज्यादा दे रहा है। सुमित, मैं यहाँ एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारा घर छोटा है और इस मौसम में ये बहुत गर्म भी हो जाता है, पर अभी हम क्या कर सकते हैं? ये गांव का जीवन है, यहाँ हमें ऐसे ही रहना पड़ता है। आप क्या कूलर वूलर कुछ नहीं है क्या? हमारे यहाँ तो कूलर भी चलता था, एसी भी चलती थी। मुझे तो ऐसी गर्मी में रहने की जरा भी आदत नहीं है। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो मैं तुम्हारे लिए कूलर और पंखे लगवा दूंगा। वैसे तुम्हें नहीं पता कि ये गर्मी तो कुछ नहीं है, असली गर्मी तो खेतों में पता चलती है। खेतों में? क्या अब तुम मुझसे खेतों में काम करवाओगे? क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो कि मैं उस कड़कती धूप में झुलस जाऊं? देखो, मैंने नौकरी के लिए ट्राई तो कर रखा है, पर जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती तब तक मुझे खेतों में ही काम करना पड़ेगा। वैसे चलो, तुम टेंशन मत लो, कल सुबह तुम्हें पहली रसोई के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। सो जाओ अभी। शीतल सो जाती है। अगली सुबह घर में रसोई की तैयारी चल रही है। बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों किचन में है। चूल्हा जल रहा है और धुएं के साथ गर्मी और बढ़ गई है। छोटी बहू पसीने से तरबतर है। ओफो, कितनी गर्मी लग रही है। चूल्हे के धुएं में और गर्मी में तो मेरा दम घुट जाएगा। गर्मी तो है देवरानी जी, लेकिन गांव में तो ऐसे ही गुजारा होता है। हमें गर्मी को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। आप थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे जिंदगी में एडजस्टमेंट की आदत नहीं है। वो तो मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी शादी यहाँ हो गई, वरना मैं बिल्कुल भी ऐसी गर्मी में नहीं रहती। मेरे मायके में तो सब कितना आरामदेह था। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। आप ऊपर का हल्का फुल्का काम देख लीजिए, मैं ही खाना बना लेती हूँ। आप बस सब्जियां काट दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर शीतल राहत की सांस लेती है और ऊपर का काम करने लगती है, जबकि करिश्मा चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद दोनों बहुएं सभी को खाना परोसती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और दोनों की तारीफ करते हैं। ऐसी शाम हो जाती है। गांव की कुछ महिलाएं मुंह दिखाई के लिए आती हैं। अरे शांति, बहुत बहुत बधाई हो। सुना है एक साथ दो बहुएं घर आई हैं। जरा हमें तो दिखाओ कि तुम्हारी बहुएं कैसी है। हाँ शांति, तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों की शादी साथ में हो गई। अब तो घर का काम भी पट जाएगा और तुम्हें भी आराम मिलेगा। हाँ बहनों, ये सब भगवान की कृपा है। आइए बैठिए। ये मेरी बड़ी बहू और ये छोटी, दोनों ही बहुत गुणी हैं। बस अभी नया माहौल है तो थोड़ा ढलने में समय लगेगा। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है और पड़ोसने तारीफें करती हुई चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह माधव, अजीत और सुमित खेतों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी करिश्मा भी तैयार होकर बाहर आती है। पिताजी, आज आपके साथ खेतों पर मैं भी चलूंगी। मैं घर पर बैठकर क्या करूंगी? काम ज्यादा है तो मैं आपका हाथ बटा दूंगी। मुझे खेतों में काम करना पसंद है। हाँ, मुझे भी चलना है। मुझे खेत में रील बनानी है। वहाँ का नजारा बहुत अच्छा होगा सोशल मीडिया के लिए। ठीक है भाई, चलो खेतों पर, लेकिन वहाँ बहुत धूप होगी। और हाँ, साथ में गगनियां भी रख लेना। वापसी में पानी भी तो लाना है। पानी? लेकिन वो क्यों? अब क्या बताएं भाभी, इस गांव में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की बहुत किल्लत हो जाती है और पीने का पानी हमें दूर कुएं से भरकर लाना पड़ता है, जो कि हमारे खेतों के रास्तों में ही है। इसीलिए हम वापसी में हमेशा पानी भी ले आते हैं। एक पंथ और दो काज हो जाते हैं। सब लोग खेत पहुंचते हैं। खेत छोटे हैं पर उनमें तरह तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। भट्टे, भिंडी, मिर्ची और हरी पत्तेदार सब्जियां लहला रही हैं। शांति बहुओं को खेत घुमाती है। वाह बहू, देखो यहाँ हमने भट्टे लगाए हुए हैं। यहाँ से मिर्ची शुरू होती है और वो देखो सामने पत्ता गोभी और ये छोटा सा हिस्सा धनिया पुदीना के लिए। हम सब मिलकर इनका ध्यान रखते हैं। माँ जी, इतने छोटे से खेत में आपने इतना सब कुछ लगाया है, ये तो कमाल है। आपकी मेहनत साफ दिख रही है। माँ जी, मैं भी आज से आपकी पूरी मदद करूंगी। माँ जी, मुझे तो अभी से बहुत धूप लग रही है। देखिए, इतने बड़े एरिया में बस एक ही पेड़ है जिसकी छांव है। मैं तो उस पेड़ के नीचे जा रही हूँ। मैं इस कड़कती धूप में नहीं रह सकती। ठीक है, जाओ बहू, कहीं तुम धूप में पिघल ना जाओ। तुम छांव में ही बैठो, हम लोग यहाँ काम निपटा लेते हैं। सब लोग कड़ी धूप में काम करने लगते हैं। पसीना बह रहा है और सूरज आग उगल रहा है। अचानक काम करते करते शांति का संतुलन बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे चक्कर आ गया है। माँ, क्या हुआ? सुमित, जल्दी पानी ला। पिताजी, देखिए माँ को क्या हो गया। इन्हें जल्दी से छांव में ले चलो। दोनों भाई मिलकर अपनी माँ को छांव में लाकर लिटा देते हैं। तब करिश्मा अपनी सास से, माँ जी आप ठीक तो हैं? थोड़ा पानी पीजिए। इतनी गर्मी में काम करना आपके लिए भारी पड़ गया। माँ जी, इतनी गर्मी में खेतों में काम करना और आना जाना बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, आपकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ रहना ही मुश्किल है। हमारी तो किस्मत ही दिक्कतों को झेलना है बहू। क्या कर सकते हैं, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। पर अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ।
चलो भाई, अब शाम होने वाली है। पकाने के लिए थोड़ी सब्जियां तोड़ कर रख लो और गगरियां उठाओ। रास्ते से कुएं से पानी भी तो लेकर चलना है। सब अपनी अपनी गगरियां उठाते हैं और गांव के कुएं की तरफ बढ़ते हैं। कुएं पर गांव की और भी औरतें पानी भर रही हैं। गंगा और यमुना वहीं खड़ी बातें कर रही हैं। अरे शांति, आज नई बहू भी पानी भरने आई है क्या? हाँ भाई, इस गांव में तो सब करना पड़ता है ना। यहाँ बिजली का ठिकाना ना पानी का, ऊपर से सबके छोटे छोटे खेत है और गर्मी तो जैसे जान लेने पर तुली है। कोई बात नहीं है काकी, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। इन्हें तो हर काम आसान लगता है, पसीने से बुरा हाल है और ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कोई पिकनिक मना रहे हो। मुझे तो बस घर पहुंचकर लेटना है। सब पानी भरकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। सूरज ढल रहा है पर गर्मी अभी भी बरकरार है। जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, शीतल गगरी रखकर कमरे में बिस्तर पर लेट जाती है। तभी वहीं किरण और करिश्मा आती है। इतनी भयंकर गर्मी है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे दोपहर में माँ जी बेहोश हुई थी, अब मेरा नंबर है। भाभी, वो तो सीधी धूप में खेत में काम कर रही थी, इसलिए बेहोश हुई। घर के अंदर तो छत की छाया है। छाया से क्या होता है किरण? हवा तो बिल्कुल बंद है, ये दीवारें तप रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी तंदूर के अंदर बैठी हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कुछ खाना बना लेती हूँ। जो सब्जियां हम साथ तोड़कर लाएं वही बना देती हूँ। करिश्मा रसोई में जाकर चूल्हा जलाती और सब्जी काटने बैठती है। घर के पुरुष बाहर चबूतरे पर बैठकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन ऐसे संघर्ष में बीतते जा रहे हैं और सूरज की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। गांव में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। गर्मी की वजह से खेतों में आना जाना किसी सजा से कम नहीं लग रहा है। कभी किसी को चक्कर आ रहा है तो कभी पसीने से बुरा हाल है। इसी बीच घर पर एक बड़ी मुसीबत दस्तक देती है। अरे भाई माधव, ओ माधव, कहाँ छुपा बैठा है? अरे बाहर निकल, आज मेरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। बहुत दिन की मोहलत दे दी मैंने तुझे। अरे साहूकार जी, मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा समय और दे दीजिए। अरे टकाक समय दूं? तुम लोगों ने खेती के लिए इतना बड़ा कर्जा ले लिया था और अब उसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। या तो आज पैसे दो, नहीं तो ये घर खाली करना पड़ेगा। अरे क्या बताए साहूकार जी, आप तो देख ही रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है कि फसलें पूरी तरह सूखती जा रही हैं। पानी की कमी है, फसल ठीक से नहीं हो पा रही है। बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। मुझे तुम्हारी फसलों से मतलब नहीं है, मुझे अपने पैसे चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों की मोहलत और दे रहा हूँ। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। साहूकार पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। माधव जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ये साहूकार बड़ा जालिम आदमी है। अगर इसने सच में घर खाली करा लिया तो हम इस भीषण गर्मी में कहाँ भटकेंगे। चिंता करने से क्या होता है शांति, किस्मत आजमा रही है हमें। अगले दिन सभी लोग दोपहर में खेत चले जाते हैं। घर में दोनों बहुएं खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। खाना बनाने के बाद करिश्मा खाना पैक करती है और शीतल से कहती है, चलो देवरानी जी, अब खाना बन गया है, पैक भी कर लिया है। अब सभी के लिए खाना लेकर खेत पर चलते हैं, उन्हें भूख लगी होगी। इतनी दोपहर में इस जलती हुई धूप में हम खाना देने जाएंगे? भाभी, आपको अंदाजा भी है बाहर कितनी लू चल रही है? हम तो रास्ते में ही भुन जाएंगे। अब आप पुरानी होने लगी हैं देवरानी जी, कोई नई नई दुल्हन थोड़ी है हम जो घर में आराम करेंगी। और हमको खाना लेकर रोज खेत जाना पड़ता है, फिर मेहनत से क्या डरना। हाँ, बहुत ज्ञान हो गया, मुझे पता है। ठीक है, चलो, वरना आप माँ जी से मेरी शिकायत कर देंगी। दोनों बहुएं सिर पर पल्ला ओढ़कर और खाने का डिब्बा लेकर खेत की तरफ चलती हैं। रास्ते में उन्हें गंगा और यमुना मिलती हैं, जो आपस में कुछ चर्चा कर रही हैं। भगवान, आजकल तो हम गरीबों का जीना ही मुश्किल हो गया है। एक तो वैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऊपर से सब्जियां भी सूखती जा रही है, पानी कहाँ से लाएं? हाँ बहन, और उसके बाद ये चोर भी तो जीना मुश्किल कर रहे हैं। देखो ना, आज भी गांव के ज्यादातर खेतों से चोरों ने सब्जियां चुरा ली। रात को रखवाली करना भी तो मुश्किल है। सुना देवरानी जी, मुझे तो डर है कि हमारे खेत से भी सब्जियां चोरी न हो गई हों। दोनों जल्दी जल्दी खेत पहुंचती हैं। वहां माधव और शांति आम के पेड़ की छांव में बैठे हैं। माँ जी, पिताजी, खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर काम शुरू कीजिएगा। हाँ, बहुत भूख लगी है। चलो भाई, सभी लोग आ जाओ, मिलकर खाना खा लेते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी करिश्मा अपने ससुर से, पिताजी, हमने रास्ते में सुना है कि गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। क्या हमारे खेत की सब्जियां भी चोरी हो रही हैं? हाँ बहू, क्या बताऊं, हमारी भी सब्जियां चोरी हो रही हैं। देखो ना, इतने अच्छे भुट्टे लगे थे और वो उधर से देखो, चोरों ने आधी पत्ता गोभी भी तोड़ ली है। बहुत नुकसान हो रहा है। पिताजी, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो साहूकार का कर्जा सिर पर है, ऊपर से ये सब मुसीबतें। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब खेत में ही डेरा डालूं। रात दिन यहीं रहूंगा तो शायद चोरों की हिम्मत न पड़े। अजी, पागल हो गए हो क्या? इतनी तेज धूप रहती है यहाँ, एक ही तो पेड़ है, वो भी क्या हमें ठंडा रखेगा? यहाँ खेतों में इस लू में कहाँ रहोगे?
तो और क्या करूं शांति, घर पर रहकर सब्जियां लुटते हुए नहीं देख सकता। आए दिन खबर आती है कि गर्मी से हमारे गांव में ही कितने लोगों की मौत हो गई। यहाँ रहने का सोचना भी मत, जान से हाथ धो बैठोगे। हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, इस मौसम में खुले खेत में रहना खतरे से खाली नहीं है, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। सब लोग उदास मन से खाना खाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। रात का समय है, आसमान में अचानक काली घटाएं छाने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक एक भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। अरे उठो सब लोग, जल्दी से अपना अपना जरूरी सामान निकालो। लगता है इतनी तेज तूफान है कि एक कच्चा घर गिर जाएगा। जल्दी करो भाई। ए भगवान, ये क्या नई आफत आ गई है। सुमित, किरण, जल्दी बाहर आओ। बहुओं, जो सामान उठा सकती हो उठा लो और बाहर की तरफ भागो। घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सब अपनी अपनी पोटली बांधकर बाहर खुले मैदान की तरफ भागते हैं। जैसे ही सब बाहर पहुंचते हैं, एक जोरदार कड़कड़ाहट होती है और उनका कच्चा घर ढह जाता है। हमारा घर गिर गया माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो अब छत भी नहीं बची। भगवान, गरीबी इतनी बुरी चीज है। देखो तूफान आ गया, अरे बेचारे कहाँ जाएंगे। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों के किसी के भी घर इतने बड़े नहीं है कि पूरे परिवार को रख सके। लेकिन गंगा, तुम्हारा घर तो बड़ा है, तुम ही इन्हें अपने घर में रख लो। नहीं यमुना बहन, एक तो इनका घर गिर गया, ऊपर से गरीबी। अगर मैं इन्हें अपने घर में रख लूंगी तो राशन पानी सब मेरा ही लगेगा और ना जाने कितने दिन रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं तो नहीं रखूंगी। अरे चलो बच्चों, अपने सामान उठाओ। भगवान ने शायद यही लिखा था, सुबह होने वाली है। चलो अब खेतों की तरफ चलते हैं। सूरज निकल चुका है। पूरा परिवार अपना बचा कुचा सामान लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सब थके हुए और परेशान हैं। वो आम के पेड़ के पास अपना सामान रखते हैं। सुमित, वो तिरपाल निकालो जो हमने अनाज ढकने के लिए रखा था। यहाँ एक पंडाल डाल देते हैं, अभी तो यही हमारा घर है। हाँ बेटा, जल्दी कर, धूप चढ़ रही है। इसी पंडाल के नीचे हम अपना चूल्हा जला लेंगे और यहीं रहेंगे। अब इसी खेत में काम करना है और यहीं रात गुजारनी है। तिरपाल का अस्थायी तंबू तैयार हो जाता है। खेत में काम फिर से शुरू होता है, जहां सब जी जान से सब्जियों को पानी देने और मिट्टी खोदने में लगे हैं। इसी बीच छोटी बहू की तबीयत बिगड़ने लगती है। माँ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इस तिरपाल के नीचे तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। लू के थपेड़े सीधे चेहरे पर लग रहे हैं। मैं तो मरी जाऊंगी, मैं इस गर्मी में नहीं रह सकती। भाभी थोड़ा सब्र रखिए, पानी पी लीजिए। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, वरना गुजारा कैसे होगा? हम सब भी तो इसी हाल में हैं। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा शरीर तप रहा है। अरे शीतल, क्या हुआ? इसका तो शरीर आग की तरह तप रहा है। माँ, इसे तेज बुखार है, हमारे पास तो दवाई के भी पैसे नहीं है। सुमित अपनी जेब खंगालता है और जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे लेकर गांव के डॉक्टर के पास भागता है और दवाई लेकर आता है और शीतल को दवाई खिलाता है। शाम तक शीतल को कुछ आराम लगता है और वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं यहाँ रही इसी तिरपाल के नीचे तो पक्का मर जाऊंगी। गर्मी में सबको कभी चक्कर आ रहा है तो कभी उल्टी हो रही है। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ससुराल ठंडा हो जाए। गर्मी का कहर जारी है। दोपहर का समय है और पानी भी बर्तन में रखे रखे गर्म हो गया है। बेटा, ये पानी बहुत गर्म है, एक काम करो, यहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोद लो, मिट्टी के नीचे ठंडक रहती है। मैं ये घड़ा इसमें गाड़ देती हूँ, पानी ठंडा हो जाएगा। माँ जी, आप भी कुछ भी कहती है, मिट्टी के नीचे रखने से पानी कैसे ठंडा हो सकता है? घड़ा कोई जादू थोड़े ना कर देगा। मिट्टी की गहराई में ठंडक छिपी होती है। तू बस थोड़ी देर इंतजार कर और फिर पी कर देख। शांति गड्ढा खोदकर पानी का घड़ा मिट्टी में गाड़ देती है। थोड़ी देर बाद शीतल घड़े से पानी निकालकर पीती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। माँ जी, पानी तो सच में बहुत ठंडा हो गया, ये तो कमाल है। अगर मिट्टी के नीचे पानी ठंडा हो सकता है तो मिट्टी के नीचे घर बन जाए तो वो कितना ठंडा होगा। क्या सोच रही हो देवरानी जी? आप पानी पीकर शांत क्यों हो गई? कुछ नहीं भाभी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर हम मिट्टी के नीचे घर बनाए तो वो कितना ठंडा रहेगा। अरे देवरानी जी, मिट्टी के नीचे घर कौन बनाता है? वहां तो चूहे और सांप रहते हैं। हाँ अभी ना गर्मी में कुछ भी सोच रही हैं। काश हम भी मटका होते ना भाभी, तो मिट्टी के नीचे दब जाते और चैन की नींद सोते। शीतल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। शाम को शीतल के पास उसकी सहेली कोमल का फोन आता है। अरे यार, तूने बहुत दिनों से फोन नहीं किया, कैसी है तू? सुना है तुम्हारा घर गिर गया, अब कहाँ रह रही है? कोमल, मैं बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। घर गिर गया, अब खेत में तिरपाल के नीचे रह रहे। गर्मी से मेरी जान निकल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोच रही थी कि खेतों के नीचे ही घर बना लूं, लेकिन बिना किसी मशीन के वो संभव नहीं है। यार परेशान मत हो, तुझे पता है ना मेरा पति जेसीबी का ड्राइवर है। तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आज रात को जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं चोरी से तेरे खेत पर जेसीबी भेज दूंगी। सच में कोमल, तू तो मेरी जान बचा लेगी। मैं अभी सबको अपना प्लान बताती हूँ। थैंक यू यार। छोटी बहू सबको इकट्ठा करती और अपना अंडरग्राउंड घर का प्लान बताती है। क्या
अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? जमीन के नीचे कौन गड्ढा खोदेगा? और क्या नीचे कभी घर बनता है? वहां हवा कहाँ से आएगी? हाँ शीतल, ये तो सच में पागलपन वाली सोच है। रुको, तुम सब इसे पागल कह रहे हो, पर पुराने जमाने में भी लोग ऐसे ही किया करते थे। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि खेतों के नीचे वो एक आध कमरा बना लिया करते थे और गर्मी में वहीं रहते थे। अगर माँ कह रही है तो ठीक ही होगा, और वैसे भी कोमल जेसीबी भेज रही है तो खुदाई की मेहनत भी बच जाएगी। हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। रात के अंधेरे में जेसीबी खेत पर पहुंचती है। पूरी रात जोर शोर से खुदाई चलती है। सुबह तक आम के पेड़ के बगल से एक गहरी सुरंग जैसा रास्ता अंदर चला जाता है और नीचे 5 बड़े कमरों जितनी जगह खुद जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की। कोमल को मेरा शुक्रिया कहना। जेसीबी वाला चला जाता है। सभी लोग अपने अंडरग्राउंड घर में आते हैं और उसे देखकर शांति। वाह, ये तो कमाल हो गया। नीचे कितनी ठंडक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गुफा में आ गए। पर अभी ये अधूरा है। हाँ माँ जी, देखिए कितनी मिट्टी गिर रही है और चारों तरफ गंदगी है। इसे साफ करना पड़ेगा और दीवारों को बनाना पड़ेगा। फिक्र मत करो बहू, हम सब मिलकर भूसा और मिट्टी मिलाकर इसकी छपाई करेंगे। अच्छी लिपाई करेंगे तो ये पक्का घर बन जाएगा। चलो काम शुरू करते हैं। पूरा परिवार मेहनत में जुट जाता है। दीवारों की लिपाई होती है, जमीन को साफ किया जाता है, चटाई बिछाई जाती है, जगह जगह लकड़ी की मशाल बनाकर लगा दी जाती है जिससे घर में रोशनी हो जाती है और घर का सामान किनारे पे रखा जाता है। अंत में 5 कमरे तैयार हो जाते हैं। अरे ये मेरा और शांति का कमरा है, और वो अजीत और बड़ी बहू का, ये सुमित का, और ये किरण का, और एक कमरा रसोई के लिए। वाह, यहाँ तो एसी जैसी ठंडक है। अब हमें इस गर्मी और लू का डर नहीं रहेगा। यहाँ हम चैन से सो सकेंगे और खेतों की रखवाली भी पास से हो सकेगी। ये घर तो सच में एक अजूबा है। अब पूरा परिवार जमीन के नीचे बने इस अनोखे 5 कमरों के ठंडे घर में रहने लगता है। बाहर सूरज आग उगल रहा है और लू के थपेड़े चल रहे हैं, लेकिन अंदर का वातावरण बिल्कुल शांत और ठंडा है। रात का समय है, सब अपने अपने कमरों में विश्राम कर रहे हैं। शांति, देख रही हो? ऊपर तिरपाल के नीचे तो सांस लेना भी दूभर था, और यहाँ देखो कितनी सुखद ठंडक है। आज बरसों बाद ऐसा लग रहा है कि सच में चैन की नींद आएगी। हाँ जी, हमारी छोटी बहू का ये आइडिया तो बड़ा ही काम का निकला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिट्टी के नीचे इतना सुकून हो सकता है। अब तो खेत की रखवाली करना भी कितना आसान हो गया है। तभी अजीत वहां आता है और कहता है, पिताजी अभी अभी मुझे ऊपर खेत की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर आया है। घर अब खेत के बिल्कुल नीचे है तो हल्की सी हलचल भी साफ पता चलती है। भैया आप रुकिए, मैं भी अभी साथ चलता हूँ। दोनों भाई तेजी से सुरंग वाले रास्ते से ऊपर जाते हैं। जैसे वो खेत में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि 2 चोर सब्जियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्च की रोशनी देखते ही चोर हड़बड़ाकर भाग जाते हैं। सुमित और अजीत दोनों नीचे आकर सारी बातें अपने माता पिता को बताते हुए, पिताजी अब चोर यहाँ भटकेंगे भी नहीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हम खेत के ठीक नीचे ही सो रहे हैं। अब हमारी फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत अच्छे बेटा, अब हमें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। चलो अब सब सो जाओ। कल सुबह से हमें खेतों में और भी जोर शोर से काम करना है, क्योंकि फसल कटाई का समय नजदीक है। अगले कुछ दिनों तक घर में काम का बंटवारा होता है। जेठानी नीचे रसोई संभालती है और सास उसकी मदद करती है। खेतों में सिंचाई का काम भी पास की नदी से आसान हो गया है। एक दोपहर रसोई में करिश्मा और किरण काम कर रही हैं। भाभी, अब तो घर कितना ठंडा रहने लगा है। ऊपर जब हम खाना बनाते थे तो पसीने से बुरा हाल होता था। अब तो रसोई में काम करना भी खेल जैसा लगता है। सच कहा किरण, ये सब शीतल की सूझबूझ का नतीजा है, वरना हम तो उस गर्मी में झुलस ही जाते। तभी शीतल वहां आते हुए, वैसे हमारा ये ठंडा घर कोई मामूली घर नहीं है। गर्मी में ऊपर सब्जी की खेती, नीचे 5 कमरों का ठंडा ससुराल, ये तो एक अजूबा है। देखना एक दिन यहाँ लोगों की प्रदर्शनी लगेगी। सभी लोग खेतों में से आ जाते हैं और दोनों बहुएं मिलकर सबको खाना परोसती हैं। दोपहर का खाना सब बैठकर हंसी खुशी खाते हैं। बाहर लू का कहर जारी है पर अंदर सब सुरक्षित है। तभी अचानक शांति को थोड़ा घबराहट महसूस होती है। अरे पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। शायद ऊपर खेत में काम करते समय थोड़ी धूप ज्यादा लग गई। माँ जी आप फिक्र क्यों करती है? अगर घबराहट हो रही है तो हमारे पास से जादुई ठंडा घर है ना। आप बस अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर लेट जाइए, 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहू तो सही कह रही, मैं थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ, तुम लोग अपना काम निपटा लो। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। गांव की कुछ पड़ोसी महिलाएं गंगा और यमुना उन्हें ढूंढते हुए खेत पर पहुंच गई हैं। अरे भाई, माधव भाई का परिवार कहाँ चला गया? खेत तो यही है, सामान भी, पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? क्या वे लोग गाँव छोड़कर चले गए? तभी किरण ऊपर आते हुए, अरे गंगा काकी, हम कहीं नहीं गए, हम तो यही है। आइए आपको अपना नया घर दिखाते। घर? यहाँ खेत में कहाँ घर है किरण? यहाँ तो बस मिट्टी और सब्जियाँ दिख रही है। तुम लोग कहाँ रह रहे हो? चलिए मेरे साथ। किरण उन्हें सुरंग के रास्ते नीचे ले जाती है। ये देखिए हमारा नया आशियाना, ये हमारा ठंडा घर, इधर पिताजी का कमरा है, उधर हमारा, और यहाँ माँ जी आराम कर रही हैं।
अरे बाप रे, तो चमत्कार है। अंदर तो इतनी ठंडक है जैसे हम किसी महल में आ गए। तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। ये आइडिया किसका था? ये हमारी छोटी भाभी का आइडिया था काकी। अब हम यहाँ बहुत सुखी हैं। आइए बैठिए। बैठो किरण, जरा पानी और नाश्ता तो लिया। पड़ोसने बैठकर सभी लोगों से बात करती हैं, ठंडा पानी पीती हैं और नाश्ते में पोहा खाती हैं। वाकई माधव, तुम्हारा ये ठंडा घर तो उस पुराने घर से कई गुना ज्यादा अच्छा है। यहाँ ना गर्मी का डर है ना चोरों का। पड़ोसने घर की खूब तारीफ करती हैं और नाश्ता करके वापस चली जाती हैं। दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीत रहे हैं। फसल अब पूरी तरह से तैयार हो गई और बाजार में जाने के लिए तैयार है। देखो बच्चों, इस बार हमारी भिंडी, गोभी और भुट्टे कितने शानदार हुए हैं। इस बार तो ये बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। हाँ पिताजी, सब्जियां बहुत ताजा और अच्छी हैं। बाजार में इनकी बहुत अच्छी मांग होगी। इस फसल को बेचकर हम साहूकार का सारा कर्जा अदा कर देंगे और अपना पक्का घर भी बनवा लेंगे। तभी दूर से एक सरकारी गाड़ी आती दिखाई देती है। धूल उड़ाती हुई गाड़ी खेत के पास आकर रुकती है। गाड़ी से कुछ पत्रकार, फोटोग्राफर और जिले के कलेक्टर उतरते हैं। अरे, ये सरकारी गाड़ी यहाँ क्यों आ रही है? गाड़ी वहां रुकती है और गाड़ी से सभी लोग उतरते हैं। कलेक्टर साहब माधव के पास आकर, क्या आप ही माधव जी हैं? जी बताइए। हमें आपके अंडरग्राउंड घर के बारे में पता चला था। हमने सुना है कि आपने गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे घर बनाया है। जी साहब, वो तो बस मजबूरी में बनाया था। घर गिर गया था और गर्मी बहुत थी तो हमने ये तरीका अपनाया। पर आपको कैसे पता चला? गांव के लोगों से पता चला। चलिए हम आपको अपना अंडरग्राउंड घर दिखाते हैं। परिवार के सभी लोग सरकारी लोगों को अपने अंडरग्राउंड घर में ले जाते हैं और अलग अलग कमरों में घुमाते हैं। सभी कमरों का अच्छे से मुआयना करने के बाद और पत्रकारों के फोटो लेने के बाद कलेक्टर माधव से कहता है, न जाने कितने किसान हर साल गर्मी और लू से मर जाते हैं। आपका ये मॉडल अगर हम बाकी किसानों को भी सिखाएं तो न जाने कितनी जानें बच सकती हैं। इसके लिए सरकार आपको सम्मानित करेगी और इनाम भी देगी। साहब, इनाम की असली हकदार तो ये छोटी बहू है। इसी ने हमें ये रास्ता दिखाया और हमें इस जानलेवा गर्मी से बचाया। हाँ, इनाम तो मैं ही लूंगी। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने नए घर के लिए अच्छे वाले कूलर और पंखे भी लेने ताकि ये और भी ठंडा हो जाए। जरूर जरूर, आपको आपकी सूझबूझ के लिए उचित पुरस्कार दिया जाएगा। आपके इस आविष्कार ने खेती और ग्रामीण जीवन को एक नई दिशा दी है। बहुत बहुत बधाई। कलेक्टर साहब और उनकी टीम घर की तस्वीरें लेकर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में माधव की फसल बहुत ऊंचे दामों में बिकती है। पूरा परिवार साहूकार का सारा कर्ज चुका देता है और खेत के पास ही एक पक्का घर भी बनवा लेता है। इसी तरह इस कहानी का सुखद अंत होता है।